नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा के उत्तर पूर्व में 30 जून से दस्तक देगा मानसून। वर्तमान परिदृश्य में 22 जून के बाद मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली और जिला महेंद्रगढ़ में मौसम शुष्क और साफ ही बना हुआ है। संपूर्ण इलाके में पसीने और उमस भरी गर्मी भी फिर से अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है। आगामी 30 जून से हरियाणा के पूर्वी और उत्तरी हिस्से और NCR, दिल्ली पर मानसून पहुँचने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ शेष हरियाणा पर 1 जुलाई तक राहत की बौछारें और साथ ही साथ 5 जुलाई तक संपूर्ण उत्तर भारत में मानसून बारिश झमाझम बरसने वाली है, क्योंकि 29 जून को एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश पर बनने जा रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान और हरियाणा, NCR, दिल्ली में सक्रिय मानसूनी मौसम प्रणालियां बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं से उत्तरी मैदानी राज्यों हरियाणा, राजस्थान, NCR, दिल्ली की तपती धरती की प्यास बुझाने को आतुर है। हालांकि 29 जून को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसकी वजह से हरियाणा, NCR, दिल्ली में बादलवाई और 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी हुंकार। 27 जून को रोहतक में करेंगे विरोध प्रदर्शन। रोहतक में 27 जून को कांग्रेस का अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मौजूद रहेंगे। उनके साथ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कांग्रेस अग्निपथ सहित अन्य मुद्दों को लेकर 27 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी अग्निवीरों को नौकरी देने का दावा किया है, जो केवल एक जुमला है। अगर सरकार सभी अग्निवीरों को नौकरी दे सकती है तो पहले अग्निपथ योजना में चयनित युवाओं को हरियाणा में पक्की नौकरी दे, बाद में चाहे 4 साल के लिए अग्निपथ योजना के तहत भेज दे, ताकि युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। वहीं देश की सुरक्षा के लिए भी ये खतरनाक है। इस योजना के लागू होने से 2 तरह की सेना हो जाएगी, एक तो नियमित व दूसरी 4 साल वाली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भारतीय सेना की विश्व में अपनी धाक है, लेकिन सरकार सेना को ही अग्निपथ योजना से खत्म करना चाहती है। हरियाणा बोर्ड अपडेट। उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच करा सकते हैं विद्यार्थी, ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे मंजूर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही बोर्ड ने उत्तर पुस्तिका दोबारा जांच की सुविधा का विकल्प भी खोल दिया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड की ओर से नियम निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड की ओर से जारी नियम के तहत दोबारा जाँच में दिए गए अंक ही मान्य होंगे। जाँच के बाद ये अंक बोर्ड पोर्टल पर प्रमाण पत्र में अंकित कर दिया जाएगा। बोर्ड ने परिणाम तिथि से 20 दिन तक दोबारा जाँच करने का आवेदन करने का समय दिया है। एक से अधिक उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। इसका शुल्क एक साथ जमा होगा। अधूरा और बिना शुल्क का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। हरा चारा बिजाई योजना, किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रही है हरियाणा सरकार। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जुलाई तक करवाई पंजीकरण। हरियाणा सरकार ने पशुओं के चारे की कमी को देखते हुए हरा चारा बिजाई योजना लागू की है। इसके लिए किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जुलाई 2022 तक आवेदन करना होगा। यह जानकारी देते हुए कृषि उप कृषि निदेशक डॉक्टर बलवंत सिंह ने बताया कि सरकार किसानों के लिए बिजाई योजना खासकर मक्का, बाजरा, ज्वार आदि का हरे चारे व अनाज के लिए पूछे गए ऑप्शन में हरे चारे के लिए फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जुलाई तक करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर हरे चारे के लिए आवेदन करने के बाद पंजीकृत गौशाला से संपर्क कर अधिकृत व्यक्ति से अपना आवेदन पूरा करवाएं। उन्होंने बताया कि एक किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपए का अनुदान अधिकतम 10 एकड़ का लाभ ले सकता है, जो कि 1 लाख रुपए प्रति किसान है। यह राशि DBT के माध्यम से उसके बैंक खाते में किया जाएगा। फल उत्सव के माध्यम से किसानों को मिलेगी बागवानी प्रबंधन की जानकारियां। उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा के फल उत्सव में विभिन्न प्रकार के आम की किस्मों को देखने का अवसर मिलेगा। कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों के किसान इस मेले में भाग ले रहे हैं। यह किसान अपने अपने बागों में लगाए गए आम के नमूने भी साथ लेकर आएंगे। इन विभिन्न प्रकार की किस्मों के आमों को मेले में डिस्प्ले किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि इस फल उत्सव के दौरान इस केंद्र पर करीब 25 से 30 फर्मों द्वारा अपने स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को बागवानी प्रबंधन की विभिन्न जानकारियां उपलब्ध हो पाएंगी। 2 दिवसीय फल उत्सव 29 जून से 30 जून 2022 तक लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में बागवानी विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल 29 जून को इस फल उत्सव का शुभारंभ करेंगे।
हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को मिला सर्वश्रेष्ठ सम्मान। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय डेयरी उद्योग और तकनीकी एक्सपो 2022 के आयोजन में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को प्रदेश में पशुधन को बढ़ावा देने के प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुधन बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। इस एक्सपो में हरियाणा के पशुधन विकास बोर्ड ने किसानों और पशुपालकों के लिए क्रियान्वित सरकारी उपलब्धियों और योजनाओं की श्रेणी के तहत भाग लिया। यह हरियाणा के लिए बड़ी गर्व की बात है कि राज्य में पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए इस आयोजन में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रयासों और उपलब्धियों को न केवल मान्यता दी गई है, बल्कि उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुधन बोर्ड से भी नवाजा गया है। पंचकुला को खेलों और पर्यटन हब बनाने का खाका तैयार। मोरनी के कुदरती सौंदर्य का होगा पर्यटन के तौर पर प्रयोग। पंचकुला विजन कमेटी ने शहर की विशिष्ट छवि बनाने का खाका तैयार कर लिया है। कमेटी ने इसके लिए शहर को खेल और पर्यटन हब के तौर पर विकसित करने का सुझाव दिया है। विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। पंचकुला की विशिष्ट पहचान को दर्शाने वाला लोगो भी बनाया जाएगा। इसी प्रकार पंचकुला जिले का बड़ा हिस्से में शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों के चलते मोरनी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। जिले में पर्यटन के विकास में इस कुदरती सौंदर्य का समुचित प्रयोग किया जाएगा। शहर को अतिक्रमण, स्लम, स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग, ड्रग, प्रदूषण, प्लास्टिक से मुक्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी अभियान में आम नागरिकों की भूमिका भी सराहनीय है। वाहन चालक ध्यान दें, झज्जर जिले के शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बाहरी वाहनों को नो एंट्री। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से झज्जर जिले के शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों या वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या का समाधान करने के लिए लगाया गया है। बहादुरगढ़ शहर में उपरोक्त आदेशों की पालना दृढ़ता से करवाई जाएगी। जारी आदेशों के अनुसार शहर में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बाहरी वाहनों या वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। शहर के बाहरी मार्गों से बाहरी वाहनों का आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। सोलर वाटर पंप की न तो जगह बदल सकते हैं और न ही किसी को बेच सकते हैं किसान। कैथल के मुख्य परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि हरियाणा सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिए गए सोलर वाटर पंप को किसी अन्य को बेचने या फिर किसी दूसरी जगह पर कृषि सिंचाई के बजाय सिस्टम को अन्य तरीके से उपयोग करने के बारे में शिकायतें जिला प्रशासन के संज्ञान में आ रही है। उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित की गई जगह के अलावा सोलर पंप सेट दूसरी जगह लगाया जाता है तो किसान को सब्सिडी का अधिकार नहीं है और किसी अन्य को बेच दिया तो अभी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोलर सिस्टम पर 75% अनुदान दिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य बिजली व डीजल की खपत को कम करने के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाना भी है। सोलर पंप के लिए निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नहीं लगा सकते और न ही कंपनी ऐसा कर सकती है। ऐसा करने से सरकार 75% सब्सिडी की राशि वापस लेने की हकदार होगी और कंपनी द्वारा दी गई गारंटी भी खत्म हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स जॉब्स अपडेट। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत मांगे आवेदन। भारत सरकार द्वारा तीनों सेनाओं में सिपाहियों की भर्ती के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना को अग्निपथ योजना का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सिपाहियों को सेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। सरकार ने बताया कि जल सेना, वायुसेना तथा थल सेना तीनों सेनाओं में अब सिपाहियों की भर्ती इसी आधार पर की जाएगी। इसी योजना के तहत भारतीय वायुसेना में सिपाहियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सिपाहियों को अग्निवीर कहा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स पास किए होने चाहिए। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क के तौर पर देने होंगे। न्यूनतम आयु की बात करें तो 17.5 साल है। अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। 3,500 से अधिक पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। हरियाणा एसएससी क्लर्क भर्ती का संशोधित परीक्षा परिणाम हो जारी। पुराने हटेंगे जबकि नए उम्मीदवारों की होगी नियुक्ति। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा साल 2019 में आयोजित क्लर्क भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद 8 सितंबर 2020 को नियुक्तियां दे दी गई थी। कुछ अभ्यर्थी भर्ती में पूछे गए सवालों के गलत उत्तर को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए थे और संशोधित परिणाम जारी कराने की अपील की। सारी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 3 सवालों के जवाब ठीक मानते हुए अप्रैल 2022 में संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के आदेश दिए। जो
उम्मीदवार दोबारा दस्तावेज जांच के लिए नहीं गए या फिर 3 सवालों के कारण जिनके नंबर कम हो गए उनका नाम चयन सूची से हटा दिया गया है। आयोग ने सितंबर 2020 से नौकरी पर लगे सभी क्लर्कों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से खत्म करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है। अब नए सिरे से नियुक्तियां होंगी और नौकरी गंवाने वाले क्लर्कों की जगह नए अभ्यर्थियों को चुना गया है। हरियाणा एसएससी ने साल 2019 में क्लर्क के 4798 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इन सवालों के ठीक होने के चलते करीब 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ गए हैं, जबकि 48,000 के कम भी हुए हैं। इसी आधार पर आयोग ने संशोधित परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया है। बायोमेट्रिक निशान और चेहरे के निशान नहीं मिलने के कारण 58 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है। जिन्होंने हाईकोर्ट में केस किया था उनमें से अधिकतर का अब चयन हो गया है। संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है और अब नए सिरे से नियुक्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक निशान लिए जाएंगे ताकि कोई गड़बड़ न हो सके। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से हटाया इस्लाम और मुगल साम्राज्य का उदय। नई शिक्षा नीति में भारतीय इतिहास को दर्शाने पर रहेगा फोकस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए नया पाठ्यक्रम तय कर दिया है। सीबीएसई ने कक्षा 11वीं के इतिहास की किताब से केंद्रीय इस्लामी भूमि का मामला और 12वीं की किताब से मुगल साम्राज्य का मामला हटा दिया गया है। पाठ में छात्रों को मुगलों के इतिहास, मुगल शासन, मुगल दरबार, अकबरनामा, बाबरनामा के बारे में पढ़ाया जाता था, किंतु नए शैक्षणिक सत्र से ये अध्याय नहीं पढ़ाए जाएंगे। सीबीएसई ने 11वीं की कक्षा की किताब से पृथ्वी से मनुष्य के विकास को हटा दिया है। इनमें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभाव, साम्राज्यवाद का प्रचार कैसे किया गया इत्यादि भी शामिल थे। बता दें कि नई बोर्ड प्रणाली एक ही समय में पूरे देश में लागू की गई है। बोर्ड के बदलाव को नई शिक्षा नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नया पाठ्यक्रम प्रभावी है और भारतीय इतिहास को दर्शाने पर पूरा फोकस किया गया है। जल्द बंद हो सकती है फ्री राशन योजना। वित्त मंत्रालय को इस कारण स्कीम से है आपत्ति। सरकार ने इस साल बजट में फूड सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था। हालांकि फ्री राशन स्कीम को सितंबर तक बढ़ाए जाने से फूड सब्सिडी का बिल बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाने का अनुमान है। देश के करोड़ों गरीब परिवारों को कोविड महामारी के समय से मिल रहे फ्री राशन की योजना जल्द ही बंद हो सकती है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने फ्री राशन स्कीम को सितंबर 2022 से और आगे बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज की है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने या फिर टैक्स में कोई राहत देने से सरकार की वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया था। विभाग का कहना है कि यह सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर से और आगे नहीं बढ़ाया जाए। 48वें G7 में शामिल होंगे पीएम। शिखर सम्मेलन में शामिल होने जर्मनी जा रहे हैं पीएम। दौरे से पहले मोदी बोले जर्मन चांसलर से मिलकर खुशी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर बीती रात जर्मनी रवाना हो चुके हैं। यहाँ पीएम मोदी 12 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 15 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून तक चलेगा। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद वे संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा जर्मनी के म्यूनिख में एक कम्युनिटी प्रोग्राम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान जर्मनी के चांसलर से मिलकर खुशी होगी। पीएम ने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम 28 जून को UAE का दौरा करेंगे। यहाँ वे पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर संवेदना व्यक्त करेंगे। G7 समूह दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का समूह है, जिसकी अध्यक्षता अभी जर्मनी कर रहा है। इस समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। इसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। सरकारी भर्ती अपडेट। सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत 1178 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 22 जुलाई है आवेदन की आखिरी तारीख। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने नोटिफिकेशन जारी कर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके माध्यम से मल्टी स्किल्ड वर्कर और स्टोर कीपर टेक्निकल के पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 22 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। इसके लिए उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। हालांकि स्टोर कीपर और ड्राइवर इंजन स्टैटिक पदों के लिए आखिरी तारीख 11 जुलाई है। यहाँ कुल 1178 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए 18 से 27 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।